हेलो एवरीवन। ना फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने मिलके एक आउटलुक निकाला है फॉर नवंबर 2023 से लेके अप्रैल 2024 के बीच के लिए। और इन्होंने क्या डिक्लेयर किया इसमें उन्होंने डिक्लेयर किया है हंगर हॉटस्पॉट्स। हंगर हॉटस्पॉट्स वैसे एरियाज हैं जिसमें रीसेंट टाइम्स में, आने वाले टाइम्स में एक्सट्रीम फूड इनसिक्योरिटी लाइक कंडीशंस क्रिएट हो सकते हैं। ना वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ अफ्रीका में है, कुछ सेंट्रल अमेरिका में है, कुछ साउथ एशिया में है, तो उन सारे कंट्रीज को हम लोग देखेंगे। और उन्होंने कैटेगराइज किया है कि इनके पीछे का जो फूड इनसिक्योरिटी का जो रीजंस है वो क्या है। कहीं पर वॉर है, कहीं पर क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कहीं पर हम लोग देखेंगे पॉवर्टी है, इकोनॉमिक कंडीशंस है। तो ये सारे चीजों को इन्होंने बोला है और बोला है कि इस टाइम पीरियड में नवंबर 2023 से लेके अप्रैल 2024 के बीच में सारे कंट्रीज को अलर्ट मोड पे रहना है, बिकॉज यहां पर सिचुएशंस बहुत डिटोरिएट हो सकते हैं। नाउ यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ एडुकेमी। माय नेम इज अंशुमन एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। नाउ इफ यू वांट टू एक्सेस all the free resources given by Edukemi, all you need to do is scan this QR. And if you like this video, please hit the like button and you can subscribe to the channel. Now moving forward, the Food and Agriculture Organization, जो कि आपको पता है is a specialized agency, जो कि UN का है, जो कि इस डायरेक्शंस में ही काम करता है। और World Food Program basically this is an intergovernmental body, और लेकिन दिस वर्क्स अंडर द एम्बिट ऑफ यूएन। इसके बारे में हम लोग लास्ट में दोनों जो बॉडीज हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन इन्होंने जो ये आउटलुक निकाला है इसमें उन्होंने वार्न किया है दैट एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इज लाइकली टू डिटोरिएट फर्दर इन 18 हंगर स्पॉट्स। नाउ बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आपके लिए क्वेश्चन है, you know, if you have studied environmental sciences तो you know कि there are some biodiversity hotspots also। तो आपको बताना है कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कितने हैं और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या कौन सा पर्सन जो है इसको डिक्लेयर करता है। नाउ यहां पर हम लोग बात करें तो कंप्राइजिंग अ टोटल ऑफ 22 कंट्रीज और टेरिटरीज इंक्लूडिंग 2 रीजनल क्लस्टर्स ड्यूरिंग द आउटलुक पीरियड फ्रॉम नवंबर 2023 टू अप्रैल 2024। तो यहां पर क्या है, 22 कंट्रीज हैं और टेरिटरीज हैं इंक्लूडिंग 2 रीजनल क्लस्टर्स भी हैं इसमें। तो इसको इन्होंने पूरे मैप पे हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे डिस्क्राइब किया है और बताया है कि ये सारे कंट्रीज जो है वो वॉच आउट करने के लिए, बिकॉज यहां पर सिचुएशंस बहुत डिटोरिएट हो सकते हैं। अब इसमें देखिए यहां पर कौन कौन से हैं। तो अगर आप देखेंगे सेंट्रल अमेरिका की बात करें, यहां पर अगर आप देखते हैं तो कहां पर आया, देखिए यहां पर अगर आप मैप देखेंगे तो जो डार्केस्ट कलर है दैट रिप्रेजेंट्स द हॉटस्पॉट्स ऑफ द हाईएस्ट कंसर्न, उसके बाद हॉटस्पॉट्स ऑफ वेरी हाई कंसर्न एंड लास्ट वाला जो है दैट इज हॉटस्पॉट्स। तो यहां पर हम लोग देखिए, ये देखिए सेंट्रल अमेरिका, एल साल्वाडोर, ग्वाटामाला जो है, हॉन्डुरस एंड निकारागुआ, ये जो है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है। हाइती को भी जो है यहाँ पर नोटिफाई किया गया है। तो ये सारे कंट्रीज हैं जहां पर ये हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर हुआ है, लेकिन सिचुएशन उतना ज्यादा खराब नहीं है। तो सबसे ज्यादा सिचुएशन कहां खराब है तो आप देख सकते हैं दिस इज दी सेंट्रल अफ्रीकन, अगर आप कॉन्टिनेंट कंट्रीज को देखेंगे जैसे बुर्किना फासो, माली, उसके बाद सुडान, नाइजर, चैड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसमें से भी अगर आप देखेंगे कुछ कंट्रीज का बहुत बुरा हाल है, जैसे कि सुडान, साउथ सुडान, और यहां पर अगर हम देखें तो बुर्किना फासो एंड माली को जो है वो हाईएस्ट कैटेगरी में रखा गया, हाईएस्ट कंसर्न वाले कैटेगरी में रखा गया। तो हम लोग इस साइड आते हैं थोड़ा सा। तो आपको पता है जो पैलेस्टीन क्राइसिस हो गया है, अभी इजराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, उसके वजह से, वॉर की वजह से वहां पर भी फूड क्राइसिस, एक्सट्रीम फूड क्राइसिस हो चुका है, क्योंकि आपको पता है एग्रीकल्चर वहां पे पहले भी नहीं था ना। जो सप्लाईज थे, जो इंटरनेशनल सप्लाईज मिलते थे वो भी कट डाउन कर दिए गए हैं, खास करके जो गाजा स्ट्रिप वाला जो एरिया है। तो यहां पर पैलेस्टीन में भी एक्सट्रीम फूड क्राइसिस देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो सीरिया में है वहां पर भी बोला गया है। एंड साउथ एशिया में हम लोग आए हैं तो 2 कंट्रीज को जिसको सिग्निफाई किया गया है दैट इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। नाउ इंडिया को इससे बाहर रखा गया है, तो आप राहत की सांस ले सकते हैं कि कोई ऐसा रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिपोर्ट जिसमें इंडिया का नाम नहीं लिया गया है। तो यहां पर जो एक्सट्रीम कंडीशंस जहां पर क्रिएट हो सकते हैं दैट इज अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। यहां पर भी हम लोग रीजन देखेंगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। नाउ मैं आपको ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये सारे जो रिपोर्ट्स आते हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो कि इस तरह के वर्ल्ड रीजन्स को कवर करते हैं, आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए, बिकॉज आप पे कभी ना कभी इस पे बेस्ड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल्दो हो सकता है डायरेक्टली नहीं पूछा जाए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ आई हैव टेकन अ क्वेश्चन फ्रॉम प्रीलिम्स 2018 और इसको आपको एनालाइज करना होगा। देखिए यहां पर क्या है, वेरी रिसेंटली यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव लैक ऑफ पीपल ईदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फैमिन, एक्यूट मालन्यूट्रिशन और डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन कॉज्ड बाय वॉर एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहां पर आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज यहां पर आप जो रीजन्स जो ये कवर कर रहे हैं, तो ये जो है सहेली रीजन, जो इसको सहेल रीजन बोला जाता है, ठीक है, ये बहुत कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया है। यहां पर मैक्सिमम ट्राइबल टेंशंस, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। आपको पता है जो यूएन का पीस कीपिंग फोर्स है वो मैक्सिमम टाइम पे इन्हीं एरियाज में डिप्लॉयड रहता है, ताकि
यहाँ पर शांति बनाए रखें, लेकिन ट्राइब्स जो है यहाँ पर वो काफी हॉस्टाइल है एक दूसरे की तरफ, बहुत छोटे छोटे इश्यूज पर यहाँ पर मार हो जाती है। तो ये वाला एरिया जो है वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। यहाँ पर अब देखिए इसकी वजह से, वॉर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो आप देखेंगे ये फेमाइन एक्यूट मालन्यूट्रिशन जो इस एरिया में हुआ है, तो इसमें कौन कौन से कंट्रीज आएंगे? ऑप्शंस गिवन है आपका अंगोला एंड जाम्बिया, बी इज मोरक्को एंड तुनिशिया, सी इज वेनेजुएला एंड कोलंबिया एंड डी इज येमेन एंड साउथ सुडान। नाउ फ्रॉम सीइंग द ऑप्शन आप समझ सकते हैं जहां पर भी स्टारवेशन की बात हो रही है, मतलब वहां पर फूड इनसिक्योरिटी वाला सीन है। तो अब फूड इनसिक्योरिटी वाले सीन में देखेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन जो आप कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, दैट इज साउथ सुडान। साउथ सुडान जो है हमने देखा, देखिए अगर आप इस मैप में देखेंगे तो यहां पर साउथ सुडान को जो है वो और हॉटस्पॉट ऑफ हाईएस्ट कंसर्न रखा गया है। तो यहां पर हमेशा ही फूड इनसिक्योरिटी का जो है वो कंडीशंस बना रहता है। जबकि आप देखेंगे अंगोला एंड जाम्बिया में ऐसा कुछ नहीं है, मोरक्को एंड तुनिशिया में भी नहीं है। आप देख सकते हैं मैप में मोरक्को को भी कहीं पर भी यहां पर इंक्लूड नहीं किया गया है। तो ये सारे कंट्रीज में लीस्ट चांस है कि आपका इस तरह का चीज हो सकता है। तो आपको अगेन मैंने बोला यूपीएससी जो है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछता है, लेकिन आपकी ओवरऑल कंसेप्ट को अगर आपको पता है कि अफ्रीका में कहां पर कौन सा प्रॉब्लम है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज मैक्सिमम ऑफ द कंट्रीज आर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। एक जो है वो वेनेजुएला और कोलंबिया जो है वो अमेरिका के पास का कंट्री है, लेकिन यहां पर आप ऑप्शन से जो है एलिमिनेट कर सकते थे, तो वो कौन सा है? येमेन एंड साउथ सुडान। येमेन को भी अगर आप देखेंगे यहां पर, अगर आप देखते हैं तो येमेन को भी देखिए यहां पर कैटेगराइज किया गया है इन हॉटस्पॉट ऑफ वेरी हाई कंसर्न। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारे रीजन्स हैं जहां पर फूड इनसिक्योरिटी का जो है वो कंडीशंस बना रहता है। तो यहां पर जो है ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। नाउ अब यहां पर देखिए कुछ बोला गया है कि जो रीजन्स इन्होंने सिग्निफाई किया है, मैंने बोला कि यहां पर जो कंट्रीज को मैप किया है इन्होंने, तो हर जगह सेम रीजन नहीं है, हर जगह क्लाइमेटिक कंडीशन रीजन नहीं है, हर जगह जो है वो वॉर लाइक कंडीशंस नहीं है। तो कहां पर क्या है इसको हम लोग देखते हैं। नाउ सबसे पहला जो इन्होंने रीजन बोला दैट इज ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिस्क। ये कहां पर है? अगेन जो मैंने आपको बोला दिस इज सहेल रीजन, आप देख सकते हैं अफ्रीका का, जिसमें अगर आप देखेंगे माली, नाइजर, नाइजेरिया, चैड, सुडान, साउथ सुडान भी आ जाता है। तो यहां पर जो मैक्सिमम रीजंस है कि यहां पर फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस हो जाता है, बिकॉज यहां पर जो ट्राइब्स हैं वो काफी हॉस्टाइल है, आप ठीक है, और टेरिटरी वॉर्स चलते रहता है यहां पर, और एग्रीकल्चर ग्रो नहीं कर पाया है, एक्सप्लॉयटेशंस है, मिलिट्री कूप्स हो जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे। अगर आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंट मिलिट्री कूप्स होता है, हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था कि जहां पर मिलिट्री कूप्स आपके किस रीजन में होते हैं। तो ये रीजन सबसे ज्यादा प्रोन है, और मिलिट्री कूप्स इसलिए होता है क्योंकि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर पाती है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन काम इसलिए नहीं कर पा सकती है क्योंकि जो ट्राइब्स हैं वो आपस में इतने ज्यादा हॉस्टाइल है कि हमेशा लड़ाई छिड़ जाती है। तो यहाँ पर आर्मी डिप्लॉय करना पड़ता है, और आर्मी का यहाँ पर मैक्सिमम फोर्स है, तो उसी तरह से वो यहाँ पर रूल करते हैं। तो यहाँ पर आप मिलिट्री कूप्स देख सकते हैं। तो इस रीजन में जो इन्होंने बोला है, जैसे आप बोलेंगे चैड, बुर्किना फासो, माली, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इथियोपिया, हाइती में भी जो है, जो कि आपको पता है, वहां पर भी जो है इस तरह के रीजंस को बताया गया। और सबसे जो लेटेस्ट एडिशन है इसमें दैट इज पैलेस्टीन। पैलेस्टीन जो है वो यहां पर ऑलरेडी इसका कंडीशन बहुत खराब था, ठीक है, यहां पर भी फूड सिक्योरिटी के बहुत क्राइसिस होते थे, लेकिन रीसेंट टाइम्स में जो आपको पता है जो फुल ब्लोन आउट वॉर चल रहा है बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन, तो उसके वजह से भी जो है यहां पर आप बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस और कन्फ्लिक्ट के वजह से यहां पर फूड सिक्योरिटी जो कंसर्न जो है वो उसका बहुत ज्यादा हाई हो गया है। चलिए उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ने से पहले अगेन मैंने आपको बोला कि कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया है, इन द रीसेंट ईयर्स चैड, गिनी, माली एंड सुडान caught the international attention of which of the following reasons common to all of them? Now the given options are A, discovery of rich deposits of rare earth elements, B, establishment of Chinese military bases, C, southward expansion of Sahara desert and D, successful coups. Now यहां पर आप देखेंगे, अगेन मैंने आपको ऑलरेडी बोला, देखिए ऑप्शंस में आपके क्या क्या दिया हुआ है, चाड, गिनी, माली एंड सुडान, ठीक है। तो यहां पर देखिए दिस इज चैड, और यहां पर बाकी माली जो है वो भी यहीं पर है। सारे कंट्रीज जो है यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सारे ऑप्शंस में आपको दिए हुए हैं। तो ये कौन सा सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? दैट इज ऑप्शन डी, सक्सेसफुल कूप्स। तो आपको मैंने बोला कि जब तक आपको होलिस्टिक नॉलेज नहीं होगा किसी भी टॉपिक के बारे में, आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जब आपको बैकग्राउंड रीजन पता होगा, हो सकता है आप किसी रिपोर्ट के द्वारा पढ़ ले, किसी आर्टिकल के द्वारा पढ़ ले, आपको पता चले कि इस रीजन में जो है वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चलता है, जिसकी वजह से मिलिट्री का रूल मैक्सिमम टाइम यहां पर हो जाता है, मिलिट्री कूप्स हो जाता है। तो आप चीजों को रिलेट कर सकते हैं और तब जाके आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, और जो ऑप्शंस होंगे वो काफी कंफ्यूजिंग भी दिए जाएंगे। यहां पर हो सकता था आपको अगर पता है कि यहां पर की चाइनीज इंटरवेंशंस भी बहुत ज्यादा है, चाइनीज इंटरवेंशंस भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जिस कारण के वजह से इन लोग न्यूज में रहे हैं दैट इज सक्सेसफुल कूप्स। चलिए मूविंग फॉरवर्ड। नाउ द सेकंड
सेकेंड रीजन दैट हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय दिस रिपोर्ट दैट इज नेचुरल हजार्ड रिस्क। नाउ कुछ एरियाज में क्या है नेचुरल हजार्ड, जो अभी आपको पता है जो पिछला साल हमारा रहा है दैट हैज बीन एन एल नीनो ईयर, और एल नीनो आपको पता है जिस साल आता है उस साल तबाही मच जाती है और क्या होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिल्कुल घट जाता है। अब यहां पर जो हम लोग देख रहे हैं जो ग्वाटेमाला है और आपका होंडुरस है, निकारागुआ है, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है, ये भी कुछ खास इकोनॉमी वाइज बहुत स्टेबल कंट्रीज नहीं है, लेकिन यहां पर जो है आपको पता है जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से फूड प्रोडक्टिविटी में सीवियर जो है डिक्रीज देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहां पर भी जो है फूड सिक्योरिटी क्राइसिस हो सकता है और आगे आने वाले टाइम में जो है इसको एक तरह से हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है कि मतलब नवंबर 23 से लेके अगर आप अप्रैल 24 तक की बात करें तो इसके बीच में वॉच आउट करना है इन सारे एरियाज को। इसके बाद देखिए हमने देखा जैसे सेंट्रल अफ्रीका के में हमने जो कॉन्टिनेंट्स की जो कंट्रीज को देखा तो वहां पर हमने देखा कि वहां पर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्या है कि एथनिक वॉर्स चलते हैं, कूप्स होते हैं और वहां पर कन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो है वहां पर फूड क्राइसिस होता है। अगर हम लोग ईस्टर्न अफ्रीका में आ जाए, ईस्टर्न अफ्रीका में आपके कौन से हो गया, सोमालिया हो गया, तंजानिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, जाम्बिया हो गया, मेडागास्कर हो गया, ये सारे रीजन्स में तो अगेन यहां पर क्या है एल नीनो का जो है इफेक्ट देखने को मिला है और इकोनॉमीज कुछ खास नहीं है, आपको पता है सारे जो है वो एकदम लीस्ट डेवलप कंट्रीज में आते हैं। तो अब इस केस में क्या है कि यहां पर भी अगर एल नीनो ईयर्स होता है और आपको पता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जो मूवमेंट होता है जिसकी वजह से भी यहां पर जो है आप देख सकते हैं वही सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ अगर हम लोग बात करें सदर्न अफ्रीका में जहां पर आपका जो है साउथ अफ्रीका है, बोत्सवाना है, नामीबिया है, इस रीजन को भी जो है अगर आप इस मैप में देखेंगे तो कुछ कंट्रीज जो है यहां पर भी फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस हो रहा है, खास करके जो ऐसे जिम्बाब्वे की बात की गई है। तो यहां पर भी जो रीजन है दैट इज क्लाइमेटिक कंडीशंस की एल नीनो ईयर्स रहा है और उस बीच में जो है ये सारे कंट्रीज के प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ऐसे भी बहुत कम थे और क्लाइमेट कंडीशन की वजह से यहां पर और भी घटता दिख रहा है। यहां पर जैसे मेडागास्कर, मालावी, मोजाम्बिक, जाम्बिया, मोस्ट ऑफ द जिम्बाब्वे एज वेल एज एस्वातिनी है एंड लिसोतो, यहां पर जो है ये सारे कंट्रीज जो है वो कंसर्न के अंदर रखे गए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ जो मैंने आपको बोला साउथ एशियन कंट्रीज जो रखा है यहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस तो है ही, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो है दैट इज इकोनॉमिक रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क क्या है आपको पता है कि ये सारी कंट्रीज भी जो है इनके अंदर भी इंटरनल जो डेमोक्रेसी है वो बहुत स्टेबल नहीं है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान दोनों को यहां पर जो है वो रखा गया इस कैटेगरी में, इस साउथ एशिया में बात करें तो यहां पर जो है इनका क्या है कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डेट चल रहा है, डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा हाई है। आईएमएफ से इन्होंने ऑलरेडी लोन ले रखा है जिसके लिए ये बेल आउट और भी बेल आउट के लिए जो है वो आईएमएफ में गुजारिश कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान का इकोनॉमी जो करंट स्टेटस है वो काफी अच्छा नहीं है, हाई इन्फ्लेशन है। अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें वहां पर करेंटली तो 30 to 40% है आपका फूड इन्फ्लेशन। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ही महंगाई वहां पर बढ़ गया है ड्यू टू डिफरेंट इकोनॉमिक रीजंस। तो ये सारे कंट्रीज को भी जो है उन्होंने हॉटस्पॉट में रखा है कि वॉच आउट करना है आपको इस पीरियड के बीच में कि यहां पर भी मुश्किल जो है वो गहरा सकता है। तो एक इंडिया के लिए भी ये कंसर्न हो सकता है बिकॉज पाकिस्तान अगर इस तरह से इंस्टेबल होता चला जाएगा खासकर मतलब क्रिटिकल सप्लाईज में जैसे फूड, ऑयल, इस तरह की चीजों में, तो इंडिया के लिए भी जो है वो मुश्किल ज्यादा बढ़ सकता है। बिकॉज कुछ ऐसे रीजन्स को जो है अगर पाकिस्तान नेग्लेक्ट कर देता है तो वो सारे रीजन्स जो है वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा यूज किए जा सकते हैं अगेंस्ट ऑर्गेनाइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट इंडिया। तो यहां पर भी अगर हमारे रीजन में कुछ कंट्रीज डिस्टेबलाइज हो जाते हैं तो ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान में भी सेम इशू रखा गया बिकॉज वहां पर रेजिम चेंज हुआ है, तालिबान गवर्नमेंट आई है, नाउ दे आर मेकिंग देयर पॉलिसीज, वो अपने खुद के नए पॉलिसीज बना रहे हैं और ऑलरेडी आपको पता है एग्रीकल्चर को लेके अफगानिस्तान में कुछ खास होता नहीं है, लेकिन स्टिल वहां पर जो ये कंडीशंस रहे हैं, गवर्नमेंट के बीच में टसल्स चला है, वॉर टॉर्न एरिया है, तो वहां पर जो है आप बोल सकते हैं कि अभी ये सारे सिचुएशंस और मतलब गहरा सकते हैं और इसको हॉटस्पॉट एक डिक्लेयर किया गया है। नो अगर इन्होंने नंबर की बात की है, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूं कि नंबर इन्होंने क्या बोला है। तो डीआरसी मतलब कुछ ऐसे पॉपुलेशंस के बारे में बताया जो कि रिस्क के अंदर है ऑफ एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी, जो ये सारे जो कंट्रीज इन्होंने क्लासिफाई किया था। तो इसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बात करें तो अराउंड 23.4 मिलियन पीपल जो है वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी झेल सकते हैं बिटवीन नवंबर 2023 से लेके अप्रैल 2024 के बीच में, जो कि उनके 22% पॉपुलेशन के बराबर है। सुडान में बात करें तो जो भी अमाउंट है बट 42% ऑफ देम, मतलब आप समझ सकते हैं 50% पॉपुलेशन जो है वो अगर एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी के अंदर आ जाए। ये अब बात बोलने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन अगर आप सोचिए अगर आप उस कंट्री के एक सिटीजन होते और वहां पर इस तरह का फूड कंडीशंस होता कि आपको कुछ भी खरीदना है, चाहे आटा हो चाहे चावल हो, जो बेसिक फूड ग्रेन्स होते हैं, वो अगर इतना ज्यादा महंगा मिलेगा तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर रहना कितना ही मुश्किल है। जस्ट एक आइडिया आपको लग जाए कि वर्ल्ड में जो है वो क्या चल रहा है। नाउ द लास्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस को बार बार जो है ये आपको पता है रिपोर्ट्स आते रहते हैं इसके, और रिपोर्ट्स आते हैं तो आपको पता होना चाहिए जो यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ एफएओ जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर। यहां पर देखिए इसका जो भी मेन काम है ये किस एरिया में काम करता है, टू डिफीट हंगर। नाउ यहां पर इसके जो वेबसाइट से जो इनका गोल पता चला है, आवर गोल इज टू अचीव फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल एंड मेक श्योर दैट पीपल हैव रेगुलर एक्सेस टू एनफ हाई क्वालिटी
क्वालिटी फूड टू लीड एक्टिव हेल्दी लाइव्स। नाउ इसमें 195 मेंबर्स है, जिसमें 194 कंट्रीज हैं एंड 1 इज यूरोपियन यूनियन, और FAO जो है वो वर्क्स इन ओवर 130 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कितना ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और फूड सिक्योरिटी जो है दैट इज अ राइजिंग कंसर्न, पूरे दुनिया में ये राइजिंग कंसर्न है। फर्स्ट रीजन है आपको पता है क्लाइमेटिक कंडीशंस, और दूसरा जो वॉर लाइक कंडीशंस बनते चले जा रहे हैं। पहले रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, फिर अभी इजराइल पैलेस्टीन वॉर हुआ ना। वॉर कहीं पर भी होता है उसके रिपरकशंस ग्लोबली देखने को मिलते हैं। तो यहां पर ये सारे अगर वॉर्स चलते रहेंगे तो फूड इनसिक्योरिटी का जो आप बोल सकते हैं या फूड सिक्योरिटी का जो मुश्किल है वो गहराता जाएगा। नाउ दी सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका जो फूड प्रोग्राम, उसके बारे में देखेंगे। एक चीज आप यहां पर और जान लीजिए कि कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है जो कि FAO के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है ना। FAO के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है, इससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। मैंने इसको यहां पर इंक्लूड इसलिए किया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है कि ये रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। तो इनके कुछ बहुत फेमस पब्लिकेशंस है। देखिए कुछ क्या होता है, ये एनुअली पब्लिश करते हैं, कुछ बाइनियरली करते हैं। ये आपको इतना जानने का जरूरत नहीं है कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि जनरली जो इसमें एनुअल या बाइनियल या बाई एनुअली जो ये रिपोर्ट्स पर क्वेश्चन आता है, ये इंडियन रिपोर्ट्स पे आता है कि डोमेस्टिक, जैसे आपको पता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो कब निकाला जाता है। तो इस तरह की चीजों को इंडिया के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है। तो यहां पर आप देखेंगे द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, दिस इज पब्लिश्ड बाय FAO। उसके बाद स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड एंड स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। ये सारे जो बहुत फेमस पब्लिकेशंस हैं जो कि FAO के द्वारा निकाला जाता है। नाउ द सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि इस हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने में जो इंक्लूडेड है दैट इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद द यूनाइटेड नेशंस दैट प्रोवाइड फूड असिस्टेंस वर्ल्डवाइड। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ स्कूल मील्स। यहां पर जो वर्ल्ड ओवर जो बहुत सारे जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं वहां पर ये फूड जो आप बोलते हैं स्कूल मील्स प्रोवाइड करने में जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है। इसको जो है 1961 में ये बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो रोम में एंड हैज ऑफिसेज इन 18 कंट्रीज। तो ये 18 कंट्रीज में ये ऑपरेट कर रहे हैं। नो इसके बारे में देखिए यहां पर आपको बताया दिस इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ये यूएन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है, ये आप एकदम क्लियर कट समझ जाइए। अगर आप इनके वेबसाइट पे भी देखेंगे तो कहीं पर भी ये टर्म नहीं लिखा हुआ दैट इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। यहां पर देखिए इसका बात क्या है, इसको एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जैसा इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये खुद इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये जो आप बोल सकते हैं यूएन के एम्बिट के अंदर ही काम करता है। मतलब जो भी यूएन के टारगेट्स हैं उसको ही ये फुलफिल करता है। तो यहां पर हम लोग देखें तो क्या है गवर्नेंस लीडरशिप, और इसके बारे में बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 36 स्टेट से आते हैं। इसका जो भी ऑर्गेनाइज मतलब आप बोल सकते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वहां पर 36 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं इंटर गवर्नमेंटल सपोर्ट, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ WFP's एक्टिविटीज। नाउ यूरोपियन यूनियन इज अ परमानेंट ऑब्जर्वर इन WFP। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ। अगेन मैं आपको बोलता हूं जब भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं तो एक बार विकिपीडिया जरूर पढ़ लीजिए। यूपीएससी क्या है ना कि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पे आपसे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को ट्वीक करके क्वेश्चन बना सकता है। अगर फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने ये बोल दिया कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन। नाउ आपको पता है कि इट इज वर्किंग विद इन यूएन, लेकिन क्या ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है या नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस में यूपीएससी आपको फंसा सकता है। तो आपको भी इसी तरह से पढ़ना है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा गूगल सर्च करिए, बिकॉज आपको हर चीज जो है वो बुक्स में नहीं मिलेगा, ना ही किसी न्यूज़पेपर में मिलेगा, आपको खुद से डिराइव करना पड़ेगा। बिकॉज यूपीएससी भी आपसे ये उम्मीद करता है कि आप खुद से रिसर्च करें, और जब आप रिसर्च करेंगे तो आपके दिमाग में एक मेमोरी स्ट्रेन बनता है, जो कि जब आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जिस समय, उस समय आप देखेंगे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम तो आपको स्ट्राइक करेगा कि आपने एक बार गूगल सर्च किया था और आपने ये देखा था कि इट वॉज नेवर कंसिडर्ड एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। तो यहां पर जो है आपके लिए बहुत क्लैरिटी आएगा और आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।